हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द मेट्स टॉक पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं HMPV वायरस यानी ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के बारे में। तो आज हम लोग कुछ टॉपिक्स पर बात करेंगे, जैसे HMPV वायरस कितना फेटल है, इसकी डेथ रेट क्या है, किन्हें इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा है, इसके सिम्टम्स यानी लक्षण, बचाव और कुछ घरेलू इलाज की भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग इसी तरह के टॉपिक्स पर कंटिन्यूअसली बात करेंगे। ओके, तो चलिए हमारा टॉपिक शुरू होता है। ये बेसिकली जो HMPV वायरस है ये पैरामिक्सिडो वायरस फैमिली से आता है, जिसमें RSV और PIV वायरस भी हैं। RSV का मतलब रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस और PIV का मतलब पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। ये क्या करता है, ये हमारे अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इफ़ेक्ट करता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब नाक से लेकर हमारा थ्रोट तक का जो है एरिया ये कवर से कर सकता है, और उसके बाद नीचे हमारे ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और ट्रैकिया से नीचे जितने भी हैं मतलब एल्वियोलाई तक का पूरा एरिया कवर करता है और वहाँ जाकर इन्फेक्शन कर सकता है। अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करेगा तो क्या होगा, हमारे गले में खराश सी होगी, और लोअर रेस्पिरेटरी यानी मीन्स ये कॉमन कोल्ड से लेकर हमारा एम्फाइसेमा तक कॉज कर सकता है। एम्फाइसेमा मतलब जो है हमारी एल्वियोलाई के कोइलिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। चलिए अब देखते हैं कि ये फैलता कैसे है। तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करने के कारण हम देखेंगे कि जैसे कोविड-19 में हुआ था कि कोविड-19 भी रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफ़ेक्ट कर रहा था। तो वो जैसे जैसे वो फैल रहा था पूरे जो है तौर तरीके वही होंगे हमारी इसमें भी। ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू, डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू या क्लोज इन्वायरमेंट के थ्रू फैल सकता है। जैसे देखिए ग्राफ में दिया गया है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स का मतलब अगर आपके ऊपर कोई छींकता है, खांसता है, या किसी ने छींका खांसा और आप उस एरिया से निकल गए, आपने उस एयर को इनहेल किया, तो उससे आप इफ़ेक्ट हो सकते हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब अगर किसी व्यक्ति ने खांसा और आपने हाथ मतलब बेसिकली हाथ लगाकर खांसा और उस हाथ से आप से हाथ मिला लिया, तो फिर वो डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया। क्लोज इन्वायरमेंट का मतलब भी वही हो गया कि आप आस पास बिल्कुल रह के बात कर रहे हैं, जिससे उसके मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलकर आप तक पहुंच रही हैं, तो आप इन्फेक्टेड हो जाएंगे। अब इसके प्रिकॉशंस क्या है, यानी क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए। तो देखिए कोविड-19 ने जो हम लोगों की हालत की थी वही हालत ये वायरस ना करे, इसके लिए हमें प्रॉपर सैनिटाइजेशन का मतलब साफ़ सफाई ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे मास्क पहनना है, क्योंकि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हमारे सांस के द्वारा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे। प्रॉपर हैंड हाइजीन होना चाहिए, खाने के पहले, खाने के बाद में किसी से हाथ शेक किया हमने, हाथ मिलाया हमने, तो हाथ धुलना है। या फिर हमने कोई ऐसी चीज़ छू ली जहाँ पर सस्पिशियस है, जो कॉन्टेमिनेटेड हो सकती है, या हम बाज़ार से आ रहे हैं, तो फिर हमें ये सारी प्रॉपर हैंड हाइजीन को मेंटेन करना है। हेल्दी डाइट लेनी है, एक्सरसाइज, योगा, अच्छी नींद लेनी है, और कफिंग एटिकेट्स का मतलब खांसते समय जो जो हम लोगों को एटिकेट्स रखने चाहिए, जो जो सावधानियाँ रखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें करनी है। कफिंग एटिकेट्स में देखिए मैंने 1 और 2 नंबर पे ये फ़ोटोग्राफ दिए हुए हैं। बाहर नहीं खांसना है, मास्क लगा के खांसना है, प्रॉपर कवर करके खांसना है। अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आप हाथ के पाम्स का इस्तेमाल ना करके हम लोग एल्बो का यूज़ करते हैं खांसने के लिए, क्योंकि हाथ कहीं ना कहीं सरफेस को टच करते हैं, किसी न किसी चीज़ को हम टच करने में यूज़ करते हैं, जबकि एल्बो कोई काम की नहीं होती। एल्बो से हम किसी चीज़ को बहुत 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 ही मुश्किल कोई चीज़ छूते हैं, इसलिए हाथ यानी हाथ के पाम्स की बजाय हम लोग एल्बो का यूज़ करेंगे खांसने के लिए। फिर उसके बाद हमें प्रॉपर हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग के जो पूरे 11 स्टेप्स होते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो INC के पेज पर जाइए और वहाँ से आप सीख सकते हैं कि हैंड वॉशिंग कैसे की जाती है या हैंड हाइजीन कैसे परफॉर्म की जाती है। यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, वहाँ भी आप जाकर देख सकते हैं। अगर
आपको लगता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं आपके लिए वो वीडियो लाऊंगा, ठीक है। इसके साथ ही अपने घर के बड़े बुजुर्गों और बच्चों को भी ये सारी चीज़ें सिखानी होती हैं। चलिए अब बात करते हैं एट रिस्क पर्सन। एट रिस्क पर्सन का मतलब है जिन जिन लोगों को प्रिकॉशंस ज़्यादा रखने की ज़रूरत है, जैसे जीरियाट्रिक पेशेंट्स, बूढ़े लोगों में क्या होता है कि उनकी इम्यूनिटी थोड़ा सा लो हो जाती है, तो उनमें आपने देखा होगा सांस लेने में तकलीफ़ होती है, बूढ़ों में ये खास करके हो जाती है, तो उन्हें ज़्यादा प्रिवेंशन की ज़रूरत है। इसी तरह छोटे बच्चे यानी 5 साल से कम की एज के जो बच्चे हैं उन्हें बचाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। सर्दी खांसी ज़ुकाम हुई तो उनकी इम्यूनिटी बहुत जल्दी डाउन होती है और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ सकते हैं। उसके बाद जिनका कीमोथेरेपी चल रहा है, अब कीमोथेरेपी में क्या होता है कि ये बेसिकली कैंसर में चलाई जाती है थेरेपी, और इसमें हम इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं। सिस्टम सप्रेस होने की वजह से हमारी बॉडी मोर प्रोन टू हो जाती है कि इस तरीके के इन्फेक्शंस को से लड़ने के लिए। हाँ, एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन सेम एंड सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, अगर किसी को लंग डिजीजेज हैं तो उन्हें प्रिवेंशन की ज़्यादा ज़रूरत। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स में सेम कफ, कोल्ड, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, फीवर एंड फटीग, नेज़ल कंजेशन, ब्रोंकियोलाइटिस एंड निमोनिया कर सकता है ये डिजीज़। कफ कोल्ड यानी नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है तो उसमें ये हो सकता है। उसके बाद जैसे ब्रोंकियोलाइटिस हुआ, ब्रोंकियोलाइटिस का मतलब आपकी जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनमें इन्फ्लामेशन, उनकी जो इंटरनल लेयर है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन होने से क्या होगा कि उसका डायमीटर छोटा हो जाएगा, जिससे सांस लेने की जो स्पेस है वो कम हो जाएगी। नेज़ल कंजेशन यानी नाक बंद हो सकती है। इसके अलावा लोअर ट्रैक्ट में जाके ये हमारे छोटे बच्चों में या बड़े बूढ़ों में निमोनिया कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम है या COPD है तो उनमें यह काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, इसलिए उनमें प्रिवेंशन की ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए कहा गया है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो अगर हम किसी बीमारी से बचाव कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर फिर भी वो बीमारी हमें इफ़ेक्ट कर दी है तो देखिए जैसे HMPV वायरस है, अगर इससे कोई पर्सन इफ़ेक्टेड हो जाता है तब फिर हम क्या ट्रीटमेंट देंगे, तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। उसके लिए क्योंकि ये एक वायरल बीमारी है तो ये सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 5 दिन होता है और 5 से 7 दिन तक ये हमारी एक नॉर्मल जो हेल्दी पर्सन है उसकी बॉडी में इन्फेक्शन रह सकता है। प्रोलॉन्ग शेडिंग यानी जो एट रिस्क पेशेंट्स होते हैं, एट रिस्क पर्सन्स होते हैं, जैसे मैंने पीछे बताया जीरियाट्रिक पीडिया पेशेंट या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, उनमें थोड़ा ये लंबा टिक सकता है। अदरवाइज़ ये 5 से 7 दिन में सेल्फ हील हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको घबराने की या भागने की ज़रूरत नहीं है। बस नॉर्मली अब अगर बुखार आता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। जैसे अगर बुखार आता है तो पैरासीटामॉल 15 mg पर kg पर डोज के हिसाब से 4 डिवाइडेड डोजेज़ में या 3 डिवाइडेड डोजेज़ में हम पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा अगर सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है तो ब्रोंकियोडायलेटर साल्ब्यूटामॉल, लिवोसाल्ब्यूटामॉल ये दे सकते हैं। सर्दी खांसी जुकाम है और हिस्टामाइंस बढ़ जाते हैं इस सिचुएशन में, इस तरह की सिचुएशंस में, तो हम सिट्रजिन या लिवोसिट्रजिन, फेक्सोफेनाइडिन ये सारी एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन हैं, इन्हें दे सकते हैं। इसके अलावा डुवोलिन, ब्यूटाकॉट या लिवोलिन का हम भाप दिलवा सकते हैं, नेबुलाइज करवा सकते हैं। इसके अलावा एक कैप्सूल आता है ट्रेवल प्लस, उससे भी हम लोग नेबुलाइज करवा सकते हैं। उसमें बेसिकली कुछ हर्बल मेडिसिन्स और कैम्फर वगैरह का मिक्सचर होता है जो काफ़ी रिलीफ देता है इस तरीके की चीज़ों में। इसके अतिरिक्त हम लोग हॉट ड्रिंक्स, सूप ये सारी चीज़ें प्रमोट करते हैं खाने के लिए। और कोल्ड ड्रिंक हो गई, कोल्ड सूप्स हो गए या कोल्ड वाटर हो गए, इन सारी चीज़ें, आइसक्रीम, आइस गोला, ये सबको हम लोग थोड़ा सा रेजिस्ट करते हैं, कुछ दिन के लिए बंद करते हैं। तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, बस आप नॉर्मल ट्रीटमेंट करेंगे और अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। प्रॉपर कफिंग एटिकेट से रखना है, प्रॉपर क्लीनिंग हाइजीन रखना है, इन सारी चीज़ें करके हम लोग बच सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।